बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शन एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम फोकस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की, यानी कि नॉर्म स्पेस के हवाले से भी, ऑर्थोगोनैलिटी के हवाले से भी, और प्लस इसमें जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है उसके हवाले से भी। तो हमारी आज की जो कोर्स आउटलाइन है बेसिकली इट्स अबाउट द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड द हिल्बर्ट स्पेसेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑन दैट। कि फॉर इंस्टेंस के हमारे पास कब जो है बहुत सारी स्पेसेस जो हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होती, जिस तरह कि हमने अपने प्रीवियस लेसन में भी देखा, और इसको हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के। हम प्रोडक्ट स्पेस के हद तक उसको देखेंगे। पोलराइजेशन आइडेंटिटीज को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होती हैं, नॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह की चीज़ें हम आज के अपने लेसन में स्टडी करेंगे। तो आज जिस तरह के हमने लास्ट भी स्टार्ट लिया था इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का, कि हमारे पास ये एक मैपिंग है x क्रॉस x से r पे, जो कि IP1 से IP4 तक सेटिस्फाई करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट के x प्लस वाई z इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड। इसी तरह अल्फा एक्स वाई इज सेम एज द अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज सेम एज वाई एक्स इनर प्रोडक्ट इसका बार इट्स कंजुगेट इट्स मीन। और अगर यही इंपॉर्टेंट बात कि अगर इफ़ हमारे पास के इनर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी एक्स सेट के ऊपर जो है डिफाइंड है, इफ़ दिस इनर प्रोडक्ट इज रियल, अगर ये इनर प्रोडक्ट रियल है तो फिर आपके पास क्या होगा, देन एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। इनर प्रोडक्ट जो है एक्स एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये हमें अलाउ करता है कि हम एक नॉर्म, इनर प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन जीरो होना है, ये हमें बताता है कि आप इससे एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड देन टेक इन स्क्वायर रूट। ये आपके पास इस तरह से डिफाइंड है। और इनर प्रोडक्ट भी एक खूबसूरत आइडेंटिटी हमेशा सेटिस्फाई करता है, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमने दोबारा इसलिए पढ़ी कि अभी हम जब एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, कैसे आप इन इक्वेशंस को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे फोकस करेंगे ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशंस की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे एक और भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरह कि हम नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं। कि नॉर्म आपके पास एक अगेन फंक्शन है, जिस तरह हम नॉर्म के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर चुके हैं। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ पता होगा कि नॉर्म बेसिकली आपके उसी सेट x से एक r प्लस पर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नॉर्म की वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। और मीट्रिक हम जो इंड्यूस करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई विद x minus y with x minus y and then take its square root। तो नॉर्म हमेशा आपके पास एक रियल नंबर होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और हर कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो होती है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। और फाइनली हमने ये भी देखा था कि जो नॉर्म स्पेसेस होती है, हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होती, सिर्फ वही नॉर्म स्पेसेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होती हैं जो कि पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, यानी कि जिसमें नॉर्म ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि x प्लस वाई होल नॉर्म स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल नॉर्म स्क्वायर इज सेम एज 2 टाइम्स x नॉर्म स्क्वायर प्लस y नॉर्म स्क्वायर के इक्वल हो। यानी कि ये जो आपके पास जो भी लॉ प्रूफ जो भी सेटिस्फाई करती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई करती है। तो गोया वो नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल्स दो वेक्टर जिस तरह के आपने प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन एवर वी से दैट कि x का आप y के साथ इनर प्रोडक्ट लें, इफ में यहाँ पे ये इफ x एंड y इक्वल टू जीरो, दो वेक्टर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं किसी भी स्पेस के, अगर उनका नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस के अगर उसका दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कहते हैं x और y आपस में दोनों ऑर्थोगोनल हैं, x इज ऑर्थोगोनल टू y। फॉर एग्जांपल कि आप जिस तरह आर स्क्वायर में देखते हैं, आर स्क्वायर में हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। आर स्क्वायर में आप कोई दो वेक्टर ले लें x और y, इस तरह के आपके पास x आपके पास एक वेक्टर है -1 1, ये आपके पास x है। y दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, सपोज कि आपके पास 1 -1, दो डिस्टिंक्ट वेक्टर ले लेते हैं। और अब अगर हम इन दोनों वेक्टर का यूजुअल इनर प्रोडक्ट लें, यूजुअल से मुराद आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है x इंटू द वाई, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट है। तो x के कंपोनेंट क्या है आपके पास, -1 1,
इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है यहाँ पे किसके साथ, 1 -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्या आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करूँ कि इनको ऑर्थोगोनल करने के लिए क्या कर देता हूँ, एक को मैं यहाँ पे एलिमेंट को टर्म को पॉजिटिव करता हूँ ताकि हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो क्लियरली आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास +1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल गिव्स दी -1, और सेकेंडली आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो ऐड होते हैं आपस में, और सेकंड में 1 × 1 इज 1 एंड हिंस दिस इज 0। तो आपके पास आंसर 0 आ गया, और 1 कैन कंक्लूड दैट कि आपके पास x इज ऑर्थोगोनल टू y। ये आपका x और y दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो आपके पास कौन सा पहला वेक्टर क्या है, -1 1, x पे -1 है और y पे 1 है, यानी कि -1 1 इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्ट करें तो ये आपके पास वेक्टर है -1 1, जो कि ओरिजिन से इसकी तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ। मैं अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करूं तो दिस इज द वेक्टर। नाउ सेकेंडली वेक्टर क्या है, 1 1 1 1 वेक्टर आपके पास अलॉन्ग x एक्सिस भी 1 है, अलॉन्ग y एक्सिस भी 1 है। तो ये आपके पास वो पॉइंट है जिसकी तरफ ये एक वेक्टर आपके पास आ रहा है, इट्स हैविंग द पॉइंट 1 1। ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। ये किस तरह एंगल है और कब ऑर्थोगोनल्स होते हैं, इसके बारे में एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको हम अपने आइंदा आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे कि हम ये एंगल किस तरह से मेजर भी कर सकते हैं ऑर्थोगोनल के तहत। इस तरह ऑर्थोगोनल ना भी हों तो आपको कम से कम हर दो वेक्टर के दरमियान एंगल जरूर मिल जाता है बाय सच इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो ये आपके पास दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। अच्छा, अब ऑर्थोगोनलिटी हमेशा, जिस तरह ये दो वेक्टर्स आपने देखा ऑर्थोगोनल हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ना सिर्फ रियल नंबर्स का बल्कि ना सिर्फ Rn का बल्कि एंटायरली तमाम स्पेसेस का, वो तमाम स्पेसेस जहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन है उन सब के लिए ये आपके पास जनरल एक जो है पाइथागोरस थ्योरम है। तो जनरल पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट कि इफ टू वेक्टर्स आर इनर प्रोडक्ट्स, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, x और y ऑर्थोगोनल हैं ईच अदर के in certain inner product space X, then we have के the norm of x plus y whole square is always equal to the norm of x square plus norm of y square। ये हमारे पास एक जनरल एक खूबसूरत सा रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर्स का बात की, हम बाकी चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं लेकिन फर्दर अभी हम सिर्फ यहाँ तक फोकस रहते हैं कि कंडीशन क्या है आपके पास कि अगर किसी स्पेस के अंदर x और y ऑर्थोगोनल हों फॉर ऑल एक्स वाई ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास वहाँ पे क्या कंडीशन होल्ड करेगी, x प्लस वाई नॉर्म जो आप लेते हैं इसका, देन इफ यू टेक इट्स स्क्वायर, तो आपके पास जब भी हम स्पेस का स्क्वायर लेते हैं हमारे पास रिजल्ट ही आता है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट है। नाउ लेट अस सी दैट कि आपके पास सोल्यूशन किस तरह से ऑब्टेन होगा। गिवन आपके पास कंडीशन क्या है, गिवन हमारे पास ये है x इज ऑर्थोगोनल टू y फॉर ऑल x y बिलोंग टू द x, हर x के लिए ना किसी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस x है। तो इससे क्या हमारे पास का मतलब ये है x और y का इनर प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, 0 होगा। ये बाय डेफिनेशन हमारे पास। नाउ अब हम क्या करते हैं कि आप बेशक लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यहाँ पे x प्लस y का अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास किसकी x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर लें, सो इट इज नथिंग बट ओनली द x प्लस वाई इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई। यहाँ पर अगर आप गौर करें इनर प्रोडक्ट स्पेस x है, शो दैट दिस होल्ड। यहाँ पे हमें ये गिवन नहीं है कि हमारी ये इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी है कि नहीं है, सो इट्स जनरल कि हमें यहाँ पर जब भी हम लेंगे x प्लस वाई, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, x और y दो आपके पास एलिमेंट है इनका इनर प्रोडक्ट, अगर हम इसके ऊपर ना इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास हमेशा से बार की सूरत में ऊपर आएगा, यानी कि जनरल हम इसमें बार ही डालेंगे क्योंकि आपके पास इट्स नॉट क्लियर दैट इट्स अ रियल। अगर रियल होता तो ऊपर ये बार के बगैर भी दोनों आपस में इक्वल होते। अच्छा, अब हम जहाँ पे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करें तो हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट आपके पास ये सबसे शानदार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, x प्लस वाई विद z इज सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद z प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद z। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट विद x प्लस y, फर्दर प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद x प्लस y। ये आपके पास सेकंड एलिमेंट है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर हमें यहाँ पे चाहिए अगेन ओपन करने के लिए तो इसको हम क्या करते हैं, जस्ट इंटरचेंज द एलिमेंट्स। सो वी हैव
x प्लस वाई विद x इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट प्लस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है हमारे पास, x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा तो y, तो अगेन वी हैव द बार ओवर हेयर। अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, वन कैन राइट ओवर हेयर के आप इसकी टर्म्स को अगर ओपन करें, देन वी हैव x इनर प्रोडक्ट विद x विद द बार प्लस here we have y inner product with x with bar। अच्छा, इसके बाद प्लस हम यहाँ पर देखें तो x का इनर प्रोडक्ट विद y देन इट्स बार, और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइनली y का इनर प्रोडक्ट विद y देन इट्स बार। लुक एट देयर कि ये आपके को क्या गिवन वैल्यू देगा। वन कैन राइट हेयर इट्स द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर बार डालें, नॉर्म जो होता है वो रियल नंबर बन जाता है, चाहे क्यों एक्स कम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, नॉर्म हमेशा रियल नंबर होता है, तो इसकी बार जो है वो इसकी इक्वल ही होगी, हेंस द बार इज रिमूव्ड ओवर हेयर। यहाँ पर अगर हम इंटरचेंज कर दें अपनी एंट्रीज को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। हम इंटरचेंज करेंगे तो बार बार से कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, जेड बार बार इज इक्वल टू दी जेड। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस जस्ट आई राइट ओवर हेयर 0 बार, और प्लस इसको मैं कह देता हूँ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। मैंने इसे 0 क्यों कहा, हमारे पास गिवन है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स और वाई जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ये आपके पास 0 होगा। और यहाँ पर अगर हम दोबारा से वैल्यूज देखें, अगेन एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन के एक्स और वाई ऑर्थोगोनल हैं, हेंस इट इज द 0, 0 का कंजुगेट भी 0 के इक्वल ही होता है, प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, and hence we obtain that it is equal to the norm of x plus the norm of y। ये हमारे पास आ गया। hence we conclude that कि आपके पास in general क्या हुआ कि x और y अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका क्या उनका नॉर्म ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। so it is true that कि आपके पास when x is orthogonal to y then x plus y norm whole square is same as norm of x square plus norm of y square। what about converse, अगर आपसे कोई कहे कि इसको कन्वर्सली शो करें तो क्या कन्वर्सली ये रिजल्ट होल्ड करता है? अगेन द आंसर इज यस, बट थिंग इज दैट कि हम इसको प्रूफ करके शो करेंगे कि ये रिजल्ट हमेशा हमारे पास होल्ड करता है। अगर ये हम इससे ये ऑब्टेन कर जाएं तब इसका मतलब ये है कि इट्स विल वर्क, अदरवाइज इट नॉट। तो आप यहाँ पर देखें कन्वर्सली हम कैसे इसमें स्टेप से प्रोसीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस के आपके पास मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लेट हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है कि x प्लस वाई नॉर्म होल स्क्वायर इज सेम एज द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करके देखें, यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस वाई नॉर्म का होल स्क्वायर, चूंकि हमने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर, जहाँ तक हमने ओपन किया हुआ है तो आपको पता है कि ये मैं अगर इसको लिखूँ इन टर्म्स को यहाँ तक लिखूँ, ये सेम है। आप इस लेफ्ट साइड को भी ओपन करें, राइट साइड को भी, तो लेफ्ट साइड आपको क्या देती है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल इसमें सिर्फ ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है कि आप यहाँ पे इसको ओपन करके देखेंगे वैल्यू क्या आती है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हमने दोबारा इंटरचेंज किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, और प्लस यहाँ पर इसको मैं सेम वही रखता हूँ अभी कि आपके पास क्या आता है, प्लस एक्स वाई का इसका इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर बार भी है, और प्लस चूंकि मैंने इसको 0 नहीं किया क्योंकि वहाँ पे गिवन था, अभी हमें गिवन नहीं है, सिर्फ इतना गिवन है, और प्लस यहाँ पे हमारे पास नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपके पास सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसको एक्सपेंड की हुई, यहाँ तक वैल्यू इसकी पुट कर ली। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक्चुअली इक्वल टू द एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस द वाई नॉर्म स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये रियल नंबर्स यहाँ पे दोनों तरफ सेम हैं और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो वन कैन कैंसिल ओवर हेयर कि ये इधर भी कैंसिल करते हैं इधर भी, तो वी कंक्लूड दैट कि आपके पास एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस एक्स वाई बार का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। एक्स का भी और एक्स प्लस वाई का बार का भी इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। और अब यहाँ से देखें कि कब दो आपके पास वेक्टर सेम हो तो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। यहां से हम देखते हैं कि ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, दोनों का कंजुगेट गिवन है। अगर आप दो बातें हो सकती हैं कि अगर आपके पास स्पेस रियल है तो यहाँ पे मैं दो केसेस को अगर डिस्कस कर दूं, पहला इफ कि हमारे पास
जो एक्स सेट है इज रियल, वो सिर्फ रियल नंबर पे मबनी है, तो उस केस में क्या होगा, देन वी हैव एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बार। उस केस में ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब देयरफॉर यहाँ पर अगर आप देखें उस केस में क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम हो गए, तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। वन कैन राइट हेयर द 2 टाइम्स एक्स वाई इनर प्रोडक्ट दैट इज अगेन इक्वल टू द 0 बिकॉज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अब अगर आप 2 को डिवाइड भी कर दें देन वी हैव एक्स वाई बार इक्वल टू द 0, और आपके पास इसका क्या मतलब है, x इज ऑर्थोगोनल टू द y। ये हमारे पास x और y आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इफ x इज कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास यहां पर आप देखें कि क्या एक नंबर है और इसका कंजुगेट लेते हैं, आंसर उन दोनों को सम करने से 0 आता है, तो क्या वो नंबर हमेशा 0 होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास देखें एक नंबर है x और प्लस इसका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई 0 आयोटा, अगर इन दी सेंस ऑफ के यहाँ पे मेरे पास प्लस आयोटा y, ये पहला नंबर है जहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया सपोज फॉर एग्जांपल। और सेकेंडली अगर आप इसका कंजुगेट लेके इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो आपके पास दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा, दैट इज के x माइनस आयोटा y, क्योंकि इसका जब आप बाहर लेते हैं दैट इज आयोटा y इक्वल टू द 0। तो इनके को ऐड करने से क्या आपके पास आ जाता है, इससे आपके पास आ जाता है x प्लस एक्स जो है दैट इज द 0 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स आयोटा y इक्वल टू द 0। आपको जी यहाँ पे 2y आयोटा इक्वल टू 0, 2x देखें ये आपस में कैंसिल हो गया, और इसका मतलब क्या है, आपके पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इक्वल टू द 0, सिर्फ x वेक्टर आपके पास 0 है। अब यहाँ पर सिर्फ एक वेक्टर का 0 होना और दूसरे का नॉन 0 होना, वो भी ये शो करता है कि आपके पास वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट भी 0 हो जाए दूसरा 0 ना हो फिर भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। लेकिन आपके पास कुछ इस तरह के केसेस भी हैं, फॉर इंस्टेंस के आप यहाँ पर इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइन ले लें और आपके पास वो केस आ जाएगा कि दोनों नॉन 0 हैं, दोनों आपस में इसको सम करने से 0 आता है, लेकिन दोनों के लेकिन आपका अकेले का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं है। यानी कि यहाँ से इन जनरल हम कह सकते हैं कि हेयर वी हैव द एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज सेम एज द माइनस टाइम्स वाई एक्स। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से बाहर हट जाएगी, माइनस को आप इधर लेके आए, तो ये आपके पास पर्टिकुलर केस आ गया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उससे आपके पास ये ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x और y का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे आपको वेक्टर्स मिल जाएंगे जिसमें x y का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है माइनस टाइम y x के इनर प्रोडक्ट के इक्वल, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होते। हिंस वी कंक्लूड दैट के फॉर ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इनर प्रोडक्ट स्पेस the converse does not hold, but only for real case, अगर रियल केस होगा उसमें x और y का इनर प्रोडक्ट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इससे आपके पास क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उससे ये हमेशा होगा कि x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो आपको डिफरेंशिएशन शो करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स में क्या फ़र्क है और वहाँ पर कब रिजल्ट ट्रू होते हैं और कब नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे सेकेंडली आपके एक्सटेंड द फार्मूला टू द एम म्यूचुअल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एम म्यूचुअल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फॉर इंस्टेंस के आपके पास ना मल्टीपल टाइप वेक्टर्स हैं, उनके लिए ये फार्मूला कैसे वर्क करेगा। फॉर इंस्टेंस के आपके पास वी आर प्लेइंग इन सेंस ऑफ के आपके पास x1 x2 अप टू xm कोई m वेक्टर्स हैं, तो वो ये रिजल्ट किस तरह से शो करेंगे। आप वहां पर भी देख सकते हैं कि आप कोई से दो इन वेक्टर्स को ऐड करके, अगर x जो है ना म्यूचुअल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ये है कि xi इज ऑर्थोगोनल टू xj फॉर ऑल ij। जो भी आप ij लेते हैं 1 से लेकर m तक, 1 to m, अब यानी कि आप कोई भी एलिमेंट ले लें अप टू m तक, तो उन तमाम के लिए जो भी आप एलिमेंट पिक कर रहे हैं सारे के सारे ऑर्थोगोनल हैं। तो उस केस में भी आपके पास इन जनरल ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा एंड वन कैन इजीली एक्सटेंड दिस रिजल्ट अप टू द n डायमेंशनल या m मल्टीपल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए भी इसको शो कर सकता है हर कोई। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x इज रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस आपके पास रियल है ओनली,
ये बात बायसे गौर है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि कम्प्लेक्स रियल वैल्यू और जो आपके पास है ना रियल वैल्यू में और कम्प्लेक्स वैल्यू स्पेसेस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस में कितना फ़र्क है, कब कन्वर्स होल्ड करते हैं, कब कन्वर्स होल्ड नहीं करते, यानी कि कब आपके पास कोई रिजल्ट प्रूव हो सकता है, कुछ केसेस में रिजल्ट प्रूफ नहीं होता. शो दैट द कंडीशन x norm equal to the y norm implies the inner product of x plus y with x minus y equal to 0. Discuss it geometrically, but first of all we are focused to see that कि आपके पास क्या रिजल्ट होगा. हमने ये शो करना है, गिवन क्या है हमारे पास कि x का नॉर्म इक्वल है y के नॉर्म के. वी आर टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको शो करने के लिए अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x प्लस y को लेते हैं, इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं x माइनस y के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. अब देखिए सिंपल ओपन करने का वे हमें पता है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे x का इनर प्रोडक्ट विद x माइनस वाई प्लस अगेन y का इनर प्रोडक्ट विद x माइनस वाई. अब फर्दर हम इसको रिवर्ट करते हैं और लिख लेते हैं x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद x. इंपॉर्टेंट बात यह है x आपके पास रियल स्पेस है, तो रियल स्पेस में आपके पास x y का इनर प्रोडक्ट का अगर बार हो तो वो इक्वल होता है x y के. फॉर ऑल x y, तमाम x y के लिए अगर आपके पास x जो है वो क्या हो, रियल हो. तो चूंकि ये रियल हमें गिवन है, इस वजह से हम यहाँ पे बार नहीं डालेंगे, इनको इंटरचेंज करना अलाउड है. और प्लस यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद y. नाउ ओपन दिस वन, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट विद x अगेन प्लस माइनस y का इनर प्रोडक्ट विद x. फर्दर हियर वी हैव प्लस x का इनर प्रोडक्ट विद y और प्लस माइनस y का इनर प्रोडक्ट विद y. मोर ओवर ये आपके पास बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x स्क्वायर के इक्वल. और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखें माइनस को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, द लेफ्ट थिंग इज दैट yx आपके पास सिंपल आ जाता है, माइनस बाहर लेने की वजह से माइनस यहाँ पे आपके पास आ गया, प्लस यहाँ पे अगेन xy. यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले लें, द लेफ्ट थिंग इज y का इनर प्रोडक्ट, जो कि बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, y नॉर्म के स्क्वायर के. अब आपके पास यहाँ पे क्या आपको मिल जाता है, x नॉर्म स्क्वायर. अगर इसको इंटरचेंज किया जाए, जो कि पॉसिबल है, हमारे पास स्पेस रियल है, इस वजह से बार भी नहीं आएगा ऊपर, और प्लस इट्स अ x y का इनर प्रोडक्ट माइनस. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि x नॉर्म इज इक्वल टू द y नॉर्म, इसके इक्वल है. तो जस्ट वी कैन रिप्लेस द वैल्यू, कि आप इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं. जब ये इसके इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इसके इक्वल ही होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम सोर्स भी मेंशन कर दें, क्योंकि गिवन है कि x नॉर्म इज इक्वल टू द y नॉर्म. और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल इंटरचेंज किया. आपके पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट साइंस. और सिमिलरली दिस वैल्यू इज कैंसिल विद दिस वैल्यू बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइन, एंड हिंस वी कंक्लूड दैट इट इज द नथिंग दैट इज 0. तो आपके पास ये रिजल्ट बड़े आराम से प्रूव हो जाता है कि द इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई एंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई विल ऑलवेज इक्वल टू द 0 इफ x नॉर्म इज इक्वल टू द y नॉर्म. The next thing is, what does this geometrically if x equal to the r square? Yes, now we are looking this thing into the r square. r square में ये क्या होगा, r square के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के देखें r square में आपके पास एलिमेंट्स 2 टपल होते हैं, और r square में हमारे पास नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x y का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो आपके पास xi1 eta1 प्लस xi2 eta 2 के इक्वल होता है. इन जनरल हमने इसमें जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आपका हर x जो है दैट इज अ 2 टपल xi1 xi2, y इज eta1 eta2. ये हमारे पास जनरल कंपोनेंट है और ये नॉर्म डिफाइंड है. अब आपके पास गिवन ये है और इनर प्रोडक्ट डिफाइन है. व्हाट अबाउट द नॉर्म, यहाँ पे हमारे पास नॉर्म क्या होता है, नॉर्म ऑफ x अगर आप सिंपल देख लें तो वो हमारे पास होता है xi1 स्क्वायर प्लस xi2 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट. ये हमारे पास इनका स्क्वायर रूट इस फॉर्म में आ जाता है. अच्छा, अब हम आर स्क्वायर को पर्टिकुलरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं कि x कुछ इस तरह का ले लेते हैं. हमारे पास x आपके पास सपोज दैट कि 1 - 1 टाइप है,
y आपके पास कोई और या जो है -1 टाइप है, यहाँ पे y आपके पास है सपोज दैट 1 1, इस तरह के हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो आपके पास देखें बाय डेफिनेशन क्या होगा, x का जब आप नॉर्म लेते हैं, द नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर आप इसका नॉर्म लेते हैं अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, द नॉर्म ऑफ y अगेन गिव्स यू द स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपके पास ये कंडीशन बड़े आराम से फुलफिल हो जाती है। और गोया आप यहाँ पे इनको भी इंटरचेंज करके देखें, इनर प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। x प्लस वाई का और x माइनस वाई का जब आप इनर प्रोडक्ट करेंगे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का नॉर्म इक्वल आ रहा है। अब ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें क्या बिहेवियर है हमारे पास कि प्लेन के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट जिस तरह के -1 देखते हैं तो वो आपके पास इस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये यहाँ से -1 दिस इज द पॉइंट, ठीक है जी। ये आपका आर स्क्वायर में एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट जिस तरह हमने लिया प्लस लिया तो आपका एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह देखें आपके पास जिनका नॉर्म लेंथ इक्वल है, इसी तरह एक एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। मैं कोई और ले लेता हूँ z, इस तरह से कि सपोज दैट इट्स 1 -1, तो इसके तहत इसकी लेंथ भी क्या होगी, आप देखें z नॉर्म लें वो भी आपके पास स्क्वायर रूट 2 आता है। अगर आप कोई और ले लेते हैं सपोज दैट u अनदर वेक्टर, इस तरह के इसकी वैल्यू -1 1 है, और आप यहाँ पर देखें व्हाट इज द नॉर्म ऑफ u, इट्स अगेन एक्चुअली इक्वल टू द 2। इसकी लेंथ भी ओरिजिन से 2 तक है इसकी हर एक की, तो यहाँ पर भी आप डिफाइन करते हैं। देखें आप 2 लेंथ लेके यहाँ पे भी लेते हैं, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये, इस तरह ये हर एक की ओरिजिन से लेंथ इक्वल है। तो जिनकी लेंथ ओरिजिन से बिल्कुल इक्वल है उनका, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से हर एक का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी आप ले लें, यहाँ पे भी ले लें। तो अब अंडर दैट कंडीशन ये जो आपके पास जितने भी ये वेक्टर्स होंगे ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि आप कोई से 2 वेक्टर्स को ऐड कर दें। इन 2 वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं और इन बाकी इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, फिर अगर आप इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। देखें पहला वेक्टर सपोज आपके पास एक ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा, वो इधर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कौन सा आपके पास वेक्टर है 1 1, ये कौन सा वेक्टर है आपके पास x जो है वहां पे 1 है, y पे -1 है। अच्छा, मैं जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, इट्स अ 2 0। 2 0 लॉन्ग यानी कि आपके पास इस तरफ वेक्टर आ जाएगा, दैट इज द 2 0 विच इज द एडिशन वेक्टर। इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों को यानी कि पहले में से अगर आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज 0 और अदर वन इज +2, 0 +2, तो 0 ये है +2 ये है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 0 x पे 0 y पे +2 ये मेरे पास फैक्टर आ जाएगा। यानी कि इट्स अ x माइनस y वेक्टर, ये आपके पास x माइनस y वेक्टर है और ये वाला x प्लस y वेक्टर जिस दोनों को ऐड करने से आया। अब इन्हीं वेक्टर्स इन 2 वेक्टर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट हैपन कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल निकल आए, क्योंकि इनका नॉर्म वैसे इक्वल था, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली देख लेते हैं कि सच द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर इधर आ जाएगा। देन व्हाट हैपन कि ये दोनों का जो सम और डिफरेंस है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएगा। व्हाट डज द कंडीशन इम्प्लाइज इफ x इज कम्प्लेक्स। अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें ये क्या होगा। अब देखें कम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वहां पे हमें मूविंग अलाउ नहीं होती। अगर आप इसको ओपन भी करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक तरफ बार आएगा एक तरफ बार नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप यहाँ भी देखें तो मैंने कहाँ पे इंटरचेंज नहीं किया, यहाँ पे ये सेम यूज किया, इट्स ओके। यहाँ पे जब मैं लूंगा तो मेरे पास बार आ जाएगा इंटरचेंज करने से, इधर भी बार आ जाएगा, इधर तो बार नहीं आएगा, ये ठीक है। तो एक तरफ जब बार आपके पास आ जाता है तो उस वजह से आपके पास कंडीशन इंटरचेंज हो जाती है और वैल्यूज नॉट रिमेन इक्वल टू 0। तो कम्प्लेक्स के लिए जरूरी नहीं है, इवन कम्प्लेक्स के लिए वो दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं आता, लेकिन रियल के केस में हमेशा इक्वल टू 0 होते हैं। आपस में उन दोनों का सम, दोनों वेक्टर्स का और दोनों का डिफर जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं जब भी दोनों वेक्टर्स आपस में उनकी लेंथ सेम हो टू द ओरिजिन। तो आपने देखा कि ये वेक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिनके नॉर्म इक्वल होते हैं
ये भी आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल भी होते हैं, जिस तरह के हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को कि आपके पास ये चारों के चारों वेक्टर्स एक्चुअली आपस में फिर भी ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं अपोलोनस आइडेंटिटी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वेरीफाई बाय द डायरेक्ट कैलकुलेशंस दैट फॉर एनी एलिमेंट्स आप ले लें इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी मस्ट हैव द इनर प्रोडक्ट ऑफ z माइनस x नॉर्म स्क्वायर प्लस z माइनस y नॉर्म स्क्वायर is equal to the half of inner product of x minus y square plus 2 times the inner product of z minus half of x plus y norm square। ये हमारे पास एक important इसमें कंडीशन है। Also show the identity can be obtained by the parallelogram law। अब हम अगर देखें इसको शो करने पे आते हैं तो अमूमन जब हम इसको प्रूव करते हैं तो हम कोई एक साइड ले लेते हैं। Let us take the left hand side over here। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इनर सिर्फ हमें गिवन क्या है कि आपके पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसमें ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, आप शो करें। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड सपोज हम लेते हैं विच इज द हाफ ऑफ x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर प्लस द 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ z माइनस द हाफ ऑफ x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। हम सिर्फ इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं वेयर z माइनस दिस, इसका भी हमने नॉर्म ले लिया हुआ है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें यहाँ पे हाफ तो हमारे पास बाहर ही रहेगा। वन कैन राइट ओवर हेयर के इट्स अ x माइनस वाई विथ x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस द 2 टाइम्स, इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो व्हाट हैपन वी हैव z माइनस द हाफ ऑफ x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट ले लें z माइनस द हाफ ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट है और साथ अगेन x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट। हमने इसको ओपन कर लिया। वी आर शोइंग दैट के ये आपके पास x माइनस जेड के इनर प्रोडक्ट और प्लस y माइनस जेड के इनर प्रोडक्ट स्पेस के इक्वल आता है। अब हाफ तो हमारे पास यहाँ पे सेम ये वारी ही रहेगा। इसको अगर हम ओपन कर लें फॉर इंस्टेंस के हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं x माइनस वाई से, और अगेन माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, और y का इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा हमारे पास x माइनस वाई के साथ अगेन आ जाएगा प्लस द 2 टाइम्स। अब हम यहाँ पे 2 टाइम लिखते हैं। फर्दर हेयर अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें 1/2 सबसे कॉमन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेंगे। फर्दर हेयर द 2 यहीं पे रहेगा। यहाँ पे जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा z का इनर प्रोडक्ट अगेन विद z टाइम्स द हाफ ऑफ x प्लस वाई इसके साथ, और फर्दर प्लस यहाँ पे चूंकि अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं और 1/2 भी बाहर ले लूं तो इट्स एक्चुअली इक्वल टू द माइनस टाइम्स 1/2। मैंने माइनस टाइम 1/2 को बाहर ले लिया यहाँ पे, और द रेस्ट ऑफ थिंग इज दैट x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट अगेन विथ द z माइनस 1/2 टाइम्स x प्लस वाई। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। वी आर इंटरेस्टेड टू टेक द z माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर। तो z माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे और करें हमें क्या चीज चाहिए z माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद z माइनस एक्स, एक इस टर्म को इकट्ठा करना है, और प्लस दूसरा z माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद z माइनस वाई। हमें ये दो चीजें जो है इनको लेके आना है। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनको ओपन करके हमारे पास z इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें मजीद ओपन करने की जरूरत है, लेकिन उसके से पहले हम साथ यहाँ पर भी देख लें। तो हमारे पास 1/2 इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म पहले आ जाएगी, सेकंड बाद में आ जाएगी, और इससे हमें क्या मिल जाएगा कि आपके पास x का इनर प्रोडक्ट विद x लेकिन ऊपर बार आ जाएगी, क्योंकि इंटरचेंज करने से जो बार अप्लाई होती है हमें पता है, और सेकंड माइनस आपके पास अगेन बाहर कॉमन आ जाएगा y का इनर प्रोडक्ट विद x, और ऊपर बार भी आ जाएगी क्योंकि हम इसको इंटरचेंज भी कर रहे हैं। सिमिलरली जब इनको हम इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास y का इनर प्रोडक्ट विद y आ जाएगा और ऊपर बार आ जाएगी, चूंकि इंटरचेंज करने की वजह से जब माइनस फिर बाहर आएगा यहाँ से कॉमन तो माइनस टाइम माइनस इज प्लस, और हेयर वी हैव कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि पहले x के साथ हमने इसका लिया इनर प्रोडक्ट x के साथ, ये x ही आएगा, और सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है जब y साथ आ जाएगा कंपोनेंट।
यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे तो सेकंड अब y के साथ ये प्ले करेगा, y से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो द इनर प्रोडक्ट y विद y, और ऊपर बाहर भी आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन इक्वल हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें इनर प्रोडक्ट को ओपन करना प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी कि आप देख सकते हैं कि 2 तो सेम ही रहेगा। नाउ द इनर प्रोडक्ट z विद z, लेकिन उसके लिए पहले हमें इंटरचेंज करने की जरूरत है। इंटरचेंज जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म फर्स्ट आ जाएगी, ये सेकंड, इसका मतलब ऊपर बाहर आ गया। तो आपके पास z का पहले इनर प्रोडक्ट विद z होगा, और अगेन माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो -1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अगेन दी इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद z, ये इसके साथ हो जाएगा, और ऊपर बार इस पे भी आएगी, बार इस कंपोनेंट पे भी आएगी, क्योंकि बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके पास। और माइनस यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके देखें, हमें किस चीज़ की जरूरत है, माइनस साइन के साथ इनके नॉर्म लेने की। तो उसके लिए हम इसको दोबारा से ओपन करेंगे ताकि माइनस के साथ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने अभी इस टर्म को यहाँ पे लिखा है, अब हम इसकी तरफ आते हैं, माइनस हाफ ऑफ इनर प्रोडक्ट। अब आप इसका भी फर्स्ट के साथ ले लें और सेकंड के साथ भी ले लें, तो ये माइनस तो आपके पास यहाँ पे बाहर ही रहेगा, 1/2 जो है वो बाहर ही रहेगा। बाकी हमारे पास जो टर्म आएगी उसको हम लिख सकते हैं कि x का इनर प्रोडक्ट विद z माइनस हाफ ऑफ x प्लस वाई एक दफ़ा, और इसी तरह फिर आप ये हमने इस पहले कंपोनेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लिया, और सेकेंडली फिर अगेन चूंकि माइनस हमारे पास 1/2 बाहर कॉमन है, और अगेन जो है इसी का इनर प्रोडक्ट होगा आपके पास y के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा z माइनस हाफ ऑफ x प्लस वाई। ये आपके पास x प्लस वाई है तो x प्लस वाई सेम यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज होगी क्योंकि 1/2 जो है सबसे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ कैंसिलेशन ही है। आप जब इसको अगेन यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपन कि आपके पास ये 1/2 आपको ये दे देगा नाम ऑफ x का स्क्वायर, मॉड हट जाएगा। इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं, इसको ये आपको सेम वैल्यू दे देगा नाम ऑफ y स्क्वायर, ये आपको नाम ऑफ z स्क्वायर दे देता है। इस तरह जब आप इनको मजीद ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी आपके पास वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और आप जब इनको रिवर्ट करेंगे तो आपके पास रिवर्ट करते हुए यहाँ पे कंडीशंस जो बनेगी वो सिंपल ये बन जाएंगी, यानी कि z माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद z माइनस एक्स, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज, प्लस द इनर प्रोडक्ट विद z विद y एंड देन z विद द y। और आप इसको लिख सकते हैं कि व्हाट हैपन, दिस इज नथिंग बट z माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, दिस इज द z माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पे आपको इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है आपको यहाँ पे नहीं, आपको जनरल स्पेस दी गई है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे x माइनस एक्स और y को जब आप इंटरचेंज करेंगे, जब भी इंटरचेंज करेंगे यानी कि y कॉमा x के इनर प्रोडक्ट की सूरत में जब भी लिखेंगे तो आपके पास ऊपर बार आएगा, क्योंकि ये इट्स नॉट गिवन दैट दिस स्पेस इज दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस इज रियल। तो उस वजह से हमें यहाँ पे बार भी लेनी पड़ रही है, और फिर हम फर्दर इनको ओपन करके कैंसिलेशन करके अपना रिजल्ट जो है वो आराम से ये ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको कर लेंगे एंड शो दैट कि ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ से भी इक्वल है। पैरेललोग्राम लॉ भी अगर आप देखें इक्वेशंस तो आप यहाँ से उनकी वैल्यूज को भी अटेन कर सकते हैं। अब फर्दर हमारे पास ये एक यूजफुल रिजल्ट है, सपोज दैट कि आपके पास x भी नॉट जीरो है, y भी नॉट जीरो है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके पास और इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इफ x एंड y आर ऑर्थोगोनल देन शो दैट x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। x और y जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अटेन करते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इनका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें जो स्केलर वैल्यू हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीरो हो सकती हैं, जीरो के अलावा वैल्यूज नहीं होंगी। हमारे पास x और y नॉन जीरो हैं, ये इंपॉर्टेंट गिवन है इसमें। तो अगर हम फर्स्ट रिजल्ट को देख लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए, सिंपल सिर्फ ए पार्ट को देखें तो आपको क्या गिवन है, गिवन है कि x इज ऑर्थोगोनल टू y। इसका मतलब ये है कि x y का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ऑब्वियसली जीरो है। अब नाउ इनको टू शो दैट x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर दो हैं अल्फा, एक नंबर है अल्फा जिसके साथ हम इस अल्फा के साथ हम अगर हम
एक्स को मल्टीप्लाई करें प्लस बीटा के साथ वाई को मल्टीप्लाई करें तो जवाब इक्वल टू 0 आता है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका है हमारे पास, सिंपल, ये इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए अगर ये इक्वल टू 0 है, व्हाट हैपन अबाउट इट्स नॉर्म, अगर आप इसके ऊपर नॉर्म डाल दें तो अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई, अगर इसका नॉर्म का स्केयर लें तो वो भी इक्वल टू 0 का स्केयर 0 ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास इफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉर्म की बड़ी अच्छी कंडीशन है। तो हर इनर प्रोडक्ट से हम नॉर्म भी इंड्यूस करते हैं तो आपके पास ये इक्वल टू 0 आ गया। अब फर्दर अगर आप देखें नॉर्म आपको क्या देता है, दिस विल गिव्स यू अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट अगेन विद अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट, ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो वी नो दैट के इट्स एक्चुअली इक्वल टू द, आप इसको हम ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं इस तरह की क्वेश्चंस को ओपन करके, लेकिन अगर हम चलें मजीद इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा एक्स का इनर प्रोडक्ट विद अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हमारे पास आएगा, प्लस इसी तरह इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा वाई का अगेन हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा और ये इक्वल टू 0 होगा। और अगेन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपके पास ना चूंकि अल्फा स्केलर है, आप पहली टर्म से अल्फा को कॉमन भी ले सकते हैं, द रेस्ट थिंग इज अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई, और यहाँ पे भी प्लस बीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, द रेस्ट इज थिंग इज वाई टाइम्स अल्फा एक्स प्लस द बीटा वाई, दैट इज इक्वल टू द 0। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। हमने कहा कि लेट इज दिस इज 0, इसका मतलब है इसका नॉर्म भी 0 और नॉर्म को हमने इनर प्रोडक्ट में रिप्लेस करें तो ये भी इक्वल टू 0, दिस मीन कि आप इसको ओपन करेंगे तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हम अगर इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं अल्फा बाहरी ही, तो यहाँ से जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यहाँ पे आ जाएगा, एक्स इस तरफ मूव कर जाएगा और ऊपर इनर प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास बार कंजुगेट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वाई बिकॉज हेयर नॉट गिवन दैट कि आपके पास स्पेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, रियल है, इस वजह से बीटा सेम ही रहेगा। जब आप इसको इंटरचेंज करते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसलिए इंटरचेंज करें ताकि हम इसको मजीद ओपन कर सकें, सिंपल है ये यहाँ पे। दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट कि अल्फा आपके पास यही रहेगा। अगर आप इसको ओपन करें फर्स्ट टर्म को तो पहली तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स प्लस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स, आपके पास ये आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार आ जाती है, इसके ऊपर भी बार आ जाती है आपके पास, और प्लस यहाँ पर आप देखें बीटा सेम ही आपके पास रहेगा। यहाँ पर अगर आप इसको मजीद ओपन करते, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज क्योंकि अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे बीटा के केस में अगर हम देखते हैं तो अल्फा एक्स का इनर प्रोडक्ट विद वाई आपके पास आ जाएगा, एक बात, सेकेंडली प्लस अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट विद वाई आपके पास आ जाएगा, और ऊपर इस पे भी बार डाल लेते हैं, इधर भी बार, ब्रैकेट क्लोज क्योंकि बीटा मल्टीप्लाई है और राइट हैंड साइड इज द सेम। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा चूंकि आपके पास कोई भी स्केलर है, जब आप कॉमन लेंगे बाहर तो इट्स बिकम्स द अल्फा अगेन कॉमन, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर, और बार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नॉर्म एक रियल नंबर होता है, प्लस यहाँ से जब आप बीटा बाहर लेंगे और अल्फा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स बीटा एंड द नॉर्म ऑफ वाई एक्स रह जाएगा, इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो दैट इज एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास आ जाएगा। फर्दर हेयर प्लस यहाँ से आप देखें, मैं बीटा को अगर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या, अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अल्फा बीटा बाहर आ जाएंगे, द रेस्ट ऑफ थिंग इज एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ऊपर बार ही रहेगा। मैं भी इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा को बाहर आ गया हमारे पास, प्लस यहाँ से हम देखते हैं जब बीटा बाहर आता है देन इट्स विल बिकम्स द बीटा स्केयर, ठीक है, क्योंकि बीटा एक बार भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई का वाई के साथ नाम लेते हैं, दैट इज द नाम ऑफ वाई स्केयर, ये आपके पास आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात आपके पास, चूंकि गिवन क्या है, एक्स और वाई ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब है एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 है, तो आपके पास ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 है। व्हाट द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर, अल्फा स्केयर टाइम्स एक्स नॉर्म स्केयर प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, द बीटा स्केयर टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्केयर इक्वल टू द 0। अब इंपॉर्टेंट बात अगर आप यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास अल्फा स्केयर भी आ रहा है नॉर्म ऑफ एक्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्लियरली बात कर सकें, दिस इज इक्वल टू द 0। अब ये इक्वल टू 0 है,
गिवन क्या है, x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है। अगर x आपके पास कभी ना if x is not equal to 0, तो इसका क्या मतलब है, if and only if x norm is not equal to 0। इस तरह y भी नॉन जीरो है तो y का नॉर्म भी नॉन जीरो है। तो अगर ये क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी कोई नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x नॉट जीरो है, तो नॉर्म ऑफ x हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, ना सिर्फ ये बल्कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह बीटा भी, y भी आपके पास नॉन जीरो है, गिवन है y नॉन जीरो ना, इसका मतलब क्या है, y अगर नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ इफ एंड ओनली इफ y नॉर्म इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इक्वल टू जीरो हो? द ओनली थिंग इज दैट ये इफ एंड ओनली इफ होगा आपके पास। यहाँ पे देखें क्लियरली हमें मिल रहा है अल्फा भी इक्वल टू जीरो हो और बीटा भी इक्वल टू जीरो हो, और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप इनको ऑपोजिट साइन भी नहीं ले सकते क्योंकि दे आर द आपके पास क्या है कि अल्फा के ऊपर भी स्केयर है, बीटा के ऊपर भी स्केयर है, तो अगर ऑपोजिट साइन भी होते तो स्केयर की वजह से सेम साइन आ जाने थे। तो इसका मतलब है ओनली इफ एंड ओनली इफ यू हैव दिस इज इक्वल टू द जीरो। तो इससे क्या मुराद हुआ कि लीनियर कॉम्बिनेशन दिस, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज के अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ योर अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू जीरो। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा ये जो सेट है एक्स वाई, ये क्या है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ओनली इफ एंड ओनली इफ के ये सिर्फ जीरो, अगर ये होगा तो ये होगा, ये सिर्फ एक ही चॉइस है, इसके अलावा और कोई अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जीरो बन जाए। हिंस दिस पेयर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक्सटेंड दिस रिजल्ट्स टू द म्यूचुअल ऑर्थोगोनल नॉन जीरो वेक्टर्स x1 x2। आपके पास ना यानी कि यही रिजल्ट आपके पास के वेक्टर्स हैं, x1 वो भी आपके पास नॉन जीरो है, इस तरह x2 भी नॉन जीरो है, अप टू आपके पास ना xm, ये नॉन जीरो आपके पास रिजल्ट मेंबर्स हैं, सच दैट के गिवन क्या है आपके पास कि सारे के सारे आपके पास ऑर्थोगोनल नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो भी हैं और ऑर्थोगोनल भी हैं कि आपके पास ईच xi का इनर प्रोडक्ट विद एक्स जे लें तो आपके पास आंसर इक्वल टू जीरो आएगा। देन शो दैट, तो आप ये इसमें शो कर सकते हैं कि ये सेट x1 x2 अप टू xm जितने भी आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो है दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या आपने इस रिजल्ट को फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? इसको वन कैन शो दैट इट्स बाय इंडक्शन के, चूंकि आपके सामने ये देखें दो के लिए प्रूव किया गया है, सपोज दैट कि ये k के लिए ट्रू है, जब k के लिए ट्रू है तो k प्लस वन फिर दो एलिमेंट बन जाएंगे, उसके लिए आप इसको ट्रू शो कर सकते हैं। हिंस बाय इंडक्शन वन कैन ऑब्टेन द रिजल्ट, क्योंकि इंडक्शन आपका जो है ना वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, तो यहाँ पे भी आपके सेट के एलिमेंट जो है वो फाइनाइट 2 के लिए ट्रू है, 1 के लिए है, 2 के लिए ट्रू है, k के लिए आप सपोज कर लेते हैं और आप k प्लस वन जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। अब ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एक और रिजल्ट है विच आस्क अस दैट के इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ एक्स यू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स यू इज सेम एज एक्स वी फॉर ऑल एक्स, देन शो दैट यू इज इक्वल टू द वी। ये दो एलिमेंट हमेशा आपस में इक्वल होंगे अगर तमाम एक्स के लिए इन दोनों का इनर प्रोडक्ट सेम है। प्रूफ की तरफ हम आते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, यहां पर देखें एक्स यू इज इक्वल टू एक्स वी, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स, जो भी आप एक्स लेते हैं अपने स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, ये आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी कि इसके ऊपर ये एक सेट है, इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है ऑलरेडी, इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास है। अब यहां पर देखें हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स यू का इनर प्रोडक्ट, इस टर्म को अगर हम यहाँ पे लाते हैं देन इट्स बिकम्स एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू द जीरो। अगर हम इस टर्म को इक्वल है तो एक तरफ लाएंगे, चूंकि ये रियल नंबर्स हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बाय द प्रॉपर्टी अगर आप देखें यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स सेम हो तो हम इसे लिख सकते हैं इट्स नथिंग बट एक्स टाइम्स द यू एक्स यू प्लस ये माइनस को अगर मैं आपके लिए जो वैल्यू है उसके अंदर लेके जाऊँ -1 है, हम इसको यहाँ पे भी एक्स
माइनस वी को यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। एक दफ़ा इसको लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ आएगा, फिर हम इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लेके जा सकते हैं। दे आर वेरी नाइस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस विच वी ऑलरेडी सा इन द प्रीवियस लेसन्स। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको क्लोज करें, वन कैन राइट हियर दैट x टाइम्स द u माइनस वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द जीरो। ये जीरो है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू द स्पेस सेट x, हर x की वैल्यू के लिए। अब u v भी x के में से आ रही हैं, ये भी x में से आ रहे हैं, और x की तमाम वैल्यू के लिए ये चीज़ होल्ड करती है कि आंसर जीरो आता है। व्हाट हैपन कि अगर आप x को ही u माइनस वी रख लें, अब ये x की हर वैल्यू के लिए है, तो इसका मतलब है ये इन तमाम के लिए भी है जिनके लिए हम x को ले लेते हैं x इक्वल टू द, ये हर x के लिए होल्ड करता है। तो लेट करते हैं कि x आपका u माइनस वी है, उसके लिए भी होल्ड करेगा फॉर x। अगर आप ये ले लें देन दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास x के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ रहा है। व्हाट इट्स मीन, दिस गिव्स अस कि आपके पास नॉर्म स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू द जीरो, और नॉर्म स्क्वायर ऑफ x कब जीरो होता है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू द जीरो। अब x इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है कि आपने x क्या लेट किया हुआ है, ये तमाम x के लिए है, तो x u माइनस वी के लिए भी है, और u माइनस वी के लिए आपने देखा कि आपका वो नंबर ही जीरो हो जाता है। इसका क्या मतलब है, द u माइनस वी इक्वल टू द जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट द u इज इक्वल टू v, हेंस द u एंड v आर इक्वल वी शोन। इस तरीके से आप अपनी बेशुमार किस्म के रिजल्ट्स और असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब फर्दर हम इसमें कंटिन्यू करें तो लेट अस सी दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट के Z1 एंड Z2 डिनोट्स दी कम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है कि Z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। Z कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपके पास, यानी कि कोई भी नंबर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y, Z1। यहाँ पे मैं 1 1 डाल देता हूँ ताकि हमें पिक्चर की भी समझ आए। आपके पास x2 प्लस अयोटा y2, इस तरह के ये कोई दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। शो दैट कि आप अगर एक इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आप Z1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं Z2 के साथ, तो वो सिंपल सिर्फ इतनी सी बात है कि Z1 मल्टीप्लाई विद Z2 कॉन्जुगेट, इसका बार डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट। ये एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है विच यील्ड द यूजुअल मीट्रिक ऑन कम्प्लेक्स प्लेन, जिससे हम यूजुअल कम्प्लेक्स प्लेन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड अंडर व्हाट कंडीशन डू वी हैव ऑर्थोगोनैलिटी, और ऑर्थोगोनैलिटी हम कब इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले बात यह है कि ये शो करें कि आपके पास के ये एक इनर प्रोडक्ट जो है उसको डिफाइन करता है, इस तरह का प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट है। अब इनर प्रोडक्ट में एक कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो आपको याद होगा इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हमारे पास, कि इनर प्रोडक्ट में हमेशा x प्लस वाई का जब आप z के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तीन नंबर्स का, तो आपके पास क्या आता है x का इनर प्रोडक्ट विद द z प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद z। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब ये स्पेस है ना जिसमें z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, लेट Z1 Z2 और Z3 तीन नंबर ले लेते हैं, और अब देखते हैं क्या आता है। इसी तरह के हम Z1 यहाँ पे लेते हैं प्लस Z2, इसका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं Z3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या वैल्यू बनती है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड से इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। द रिजल्ट वी हैव Z1 प्लस Z2, ये मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, Z2 के बार के साथ, यानी कि सेकंड कंपोनेंट के बार के साथ। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे Z3 है, Z3 के ऊपर बार आ जाएगा। और अगर आप देखें इसको ओपन करके, व्हाट दिस गिव्स अस, Z1 Z3 बार प्लस ये Z2 भी Z3 से मल्टीप्लाई होगा। ये सिंपल आपके पास कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन है जो हमेशा होल्ड करती है। अब देखें बाय डेफिनेशन, जिस तरह एक एलिमेंट हो दूसरे के साथ बार हो तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड के इनर प्रोडक्ट के बराबर। तो हम कह सकते हैं Z1 का इनर प्रोडक्ट विद Z3, यहाँ पे क्या आएगा प्लस Z2 का इनर प्रोडक्ट विद Z3। तो देखें आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इट सेटिस्फाइज द इनर, हमारे पास ना इनर प्रोडक्ट IP1 इज सेटिस्फाइड, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि आप इनर प्रोडक्ट में अल्फा x y जब लेते हैं, देन आप यहाँ से अल्फा जब भी बाहर लेंगे, इसको लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स द मॉड ऑफ
एक्स वाई, इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या सेकंड कंडीशन हमारे पास फुलफिल करेगी कि अगर हम अल्फा साथ ले लें z1 के साथ z2 के इनर प्रोडक्ट के साथ, तो आपके पास यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या होगा, अल्फा टाइम z1 z2 बार आ जाएगा। और अल्फा को अगर हम यहीं पे रहने दें, बाकी हमारे पास क्या है z1 z2 बार ये है, एंड वन कैन राइट हियर दैट इट इज नथिंग बट बाय डेफिनेशन ये क्या रिस्टोर होगा, z1 का इनर प्रोडक्ट विद z2, ये ब्रैकेट है हमारे पास। तो हिंस आई पी, ये देखिए आपके पास ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो रही है, IP2 इज वेरीफाइड। नाउ IP3 कि आपके पास द इनर प्रोडक्ट ऑफ x y इज सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ yx बट ऑन इट्स बार, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर में बार हमेशा आती है। यहां पर देखते हैं थर्ड वन कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मैं लेने जा रहा हूँ z1 z2, यहाँ पर ये लेता हूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएंगे, z1 z2 को देखूँ तो बाय डेफिनेशन ये क्या वैल्यू देता है, z1 z2 के ऊपर बार। अब अगर मैं ऐसे कर दूं कि इसके ऊपर मैं डबल बार डाल दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे मेरे पास z2 पे बार, क्योंकि बार का बार खत्म हो जाता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दी होल बार विद z1 बार विद z2, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी इसकी। एक मैंने यहाँ से इसके ऊपर ख़त्म कर दिया बार यहाँ से। और अगर आप यहाँ पर देखें इस कंडीशन को कि व्हाट हैपन व्हेन वी इंटरचेंज दिस, आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर हमेशा कम्यूट करते हैं, आप इसे z2 टाइम z1 बार इस सूरत में भी लिख सकते हैं। ऊपर आपके पास होल बार एक है, नंबर को सिर्फ इंटरचेंज किया। और बाय डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, अगर आप इसे क्लोज करते हैं इट्स एक्चुअली इक्वल टू द z2 z1 का इनर प्रोडक्ट, और ऊपर जो बार है वो बार के ऊपर ही रहेगा। हिंस n3 आपके पास IP3 इज सेटिस्फाइड कि आपके पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चौथी कंडीशन की तरफ आते हैं। आपको पता है चौथी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि x का जो इनर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर x और नॉर्म तो अभी हम नहीं बात करते, यहाँ पे x के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन है। लेट अस सी दैट कि हमने ये जो नॉर्म डिफाइन किया हुआ है z1 z2 इज सेम एज z1 z2 बार, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनर IP4 इनर प्रोडक्ट की फोर्थ कंडीशन। अब आपके पास यहाँ पर देखें तो हम कहते हैं कि जब हम डालें z1 का इनर प्रोडक्ट z1 के साथ तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ये z1 इंटू z1 के ऊपर बार आ जाएगा। और अगर आपको पता है कि ये किसकी इक्वल होगा, दैट इज नाउ 1 स्क्वायर, इसका मॉड आ जाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट साथ मल्टीप्लाई करें तो z1 बार स्क्वायर हो जाता है, और वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। ये आपके इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि सपोज के z1 का z1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास बाय डेफिनेशन क्या है, z1 बार इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि z1 मॉड इक्वल टू 0। अब z1 का मॉड इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि आप स्क्वायर रूट लें तो z1 मॉड इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड हिंस z इज इक्वल टू द 0। ना सिर्फ ये बल्कि कन्वर्सली इट्स आल्सो होल्ड कि फॉर इंस्टेंस के इफ वी से दैट के कन्वर्सली कि z1 इक्वल टू 0 हो तो इसका क्या मतलब है कि z1 के साथ आप z1 का कंजुगेट भी ले लेते हैं तब भी इक्वल टू 0 आता है, दिस इम्प्लाइज। और इससे आप ये भी ले सकते हैं कि क्या कि ये बाय डेफिनेशन क्या है, z1 के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि z 0 है तो z1 का z1 के साथ इनर प्रोडक्ट भी 0 है। यहाँ पे अगर z1 का z1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है z1 भी 0 है। तो इस तरह आपके पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि IP4 इज सेटिस्फाइड। तो अब आपके पास ये वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, हेंस इट्स मीन इट्स अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। और यूजुअल मीट्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन भी ये डिफाइन कर रहा है। यूजुअल मीट्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे, ये नाम आपका कि देखिए मीट्रिक क्या होती है आपके पास, डी ऑफ
एक्स वाई जब आपकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इट्स एक्चुअली द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई विद एक्स माइनस वाई, ये आपके पास होती है, देन इट्स स्क्वायर रूट ये। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या ये कंडीशन यूजुअल आपके पास मिलती है जब आप डी ऑफ z1 z2 लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ z1 z2 z1 माइनस z2 का इनर प्रोडक्ट विद z1 माइनस z2 के साथ, ये आप इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो ये क्या है आपके पास, बाय डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई विद, क्योंकि आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डिफाइन है, z1 माइनस z2 का कंजुगेट। अब ये कंजुगेट है आपके पास, तो हमें पता है जब दो नंबर सेम आपके पास सेंस में मिलते हैं देन इट विल गिव्स अस z1 माइनस z2 बार स्क्वायर एंड देन इट्स अ होल स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, देन दिस विल गिव्स अस z1 माइनस z2 बार। तो देखें दिस विल गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्म जो है आपके पास एक मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक आपको देता है ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इट्स अ यूजुअल मीट्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन कि आप यूजुअल जिस तरह दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हेंस द थिंग्स आर सेटिस्फाइड। अंडर व्हाट कंडीशन डू वी हैव द ऑर्थोगोनैलिटी, कब ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे? अगर आपके पास कोई एक वेक्टर इसमें से जीरो होता है तब ये दूसरे के इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स में ये चीज बाकी सूरतों में होल्ड नहीं करेगी। सो मस्ट बी एटलीस्ट वन ऑफ वेक्टर मस्ट बी द जीरो। अब प्रॉब्लम नंबर 7 इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें कहा गया है कि लेट x बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास वे है, कैन वी ऑब्टेन द नॉर्म डिफाइंड ऑन x बाय, आप इस तरह से क्या कोई नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है? x आपका ना C2 को बिलोंग करता है, तो आपके पास इज दिस डिफाइन द इनर प्रोडक्ट नॉर्म। अब आप देखें जो हमारे पास यूजुअल नॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी कि फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स प्लेन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जब हम नॉर्म के बारे में बात करते हैं कि x का नॉर्म क्या होता है, तो हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे कि दैट इज द, अब x आपके पास 2 टपल है, तो 2 टपल में हम क्या करते हैं कि वहां पर इसका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं विद x का x के साथ और इसका देन स्क्वायर रूट। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास x अगर 2 टपल है तो एक नंबर आपके पास क्या आ जाता है, देखें यहाँ पर xi1 xi2 का अगेन इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं xi1 xi2 के साथ होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास। और इनर प्रोडक्ट में ये खूबी आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था कि वो सेकंड नंबर के ऊपर क्या कर देता है, इसका आपको इसके एलिमेंट के ऊपर आपके पास बार आ जाती है, यानी कि xi1 के ऊपर बार आ जाएगी, सेकंड जो कंपोनेंट है उसके ऊपर इसका कंजुगेट आ जाता है, प्लस xi2 विद xi2 बार, ये आपके पास आ गया एंड देन इट्स होल स्क्वायर रूट। जस्ट हमने इनर प्रोडक्ट अप्लाई किया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जनरल होल्ड करता है। व्हाट दिस विल गिव्स अस, ये हमें क्या देता है, xi1 नॉर्म स्क्वायर मॉड स्क्वायर प्लस इस तरह आपके पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ xi2 आपके पास है, इसका भी स्क्वायर एंड देन इट्स होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास यूजुअल है। अब ये देखें ये आपके पास क्या है, ऑन द अदर हैंड आपके पास ये xi1 मॉड प्लस xi2 मॉड, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके से कैंसिल हो जाएंगे? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। हिंस आपका जो यूजुअल नॉर्म है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर प्लेन में वो ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला इनर प्रोडक्ट है लेकिन ये वाला इनर प्रोडक्ट नहीं है, हिंस इट्स नॉट द इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये आपके पास एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस के इन LP स्पेस L2 स्पेस हमारे पास 2 समेबल स्पेस होती है, वहां पे आपके पास x एक कंपोनेंट xi1 xi2 अप टू xi वेयर xin इक्वल टू द 2 पावर माइनस n ओवर 2 और सेकंड xi2 आपके पास 1 ओवर n की फॉर्म में है। तो आपके पास ये आपके पास व्हाट इज द नॉर्म वैल्यू ऑफ दिस, पहले कि आप नॉर्म कैलकुलेट करें। अब फर्स्ट की जब हम नॉर्म कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब क्या है कि हमें नॉर्म चाहिए इस पूरे वेक्टर का xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin अप टू xin, और ना सिर्फ ये बल्कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ये पूरा सीक्वेंस है।
और ये टू समेबल है, तो टू समेबल में क्या होता है, नॉर्म किस तरह से डिफाइन होता है कि आप हर एक टर्म का, यानी कि नॉर्म भी आपके पास लिख दूं ना यहाँ पे, इट्स एक्चुअली द मॉड वैल्यू ऑफ xi 1 पावर p, ये p यानी कि 2 है तो 2 पावर 2 प्लस xi 2 की पावर 2, ये टू समेबल होता है हमारे पास। अब सारों की पावर 2 आप लेके सम करते हैं। व्हाट हैपन इफ xi इक्वल टू द 1 ओवर आपके पास ना p रेज पावर 2 रेज पावर माइनस 2 ओवर n। अब आप एक केस के लिए देखें, एक केस में क्या होगा हमारे पास, तो एक केस में हम यहाँ पे xi की जगह उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। तो पहली फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे 2 पावर आपके पास है ना, 2 की पावर माइनस 1 ओवर 2 आपके पास हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म है इसकी, तो आपके पास यहाँ पे इसका स्क्वायर, प्लस सेकेंडली आपके पास क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 ओवर माइनस 2 ओवर 2 एंड देन इट्स का स्क्वायर, प्लस इसी तरह 2 की पावर माइनस 3 ओवर 2 इसका स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन। और आप यहाँ पर देखें, वन कैन राइट ओवर हेयर के स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से हर एक टर्म में कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर वाला, और हम इसे लिख सकते हैं द रेस्टिंग इज दैट, क्योंकि स्क्वायर ये पॉजिटिव ही है, नीचे जाएगी टर्म तो 1 ओवर 2 की फॉर्म में आ जाएगा, 1 ओवर 2 प्लस ये आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है 1 ओवर 2 की पावर 2 प्लस अगेन ये भी इससे कैंसिल हो गया 1 ओवर 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता है कि ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के ऊपर आप मॉड ना भी डालें तो सम हमारे पास सेम रहता है, यानी कि इट्स 1 ओवर 2 देन प्लस 1 ओवर 2 की पावर 2 प्लस अब 1 ओवर 2 की पावर 3, ये हमारे पास सारी फॉर्म बन गई। अब अगर हम कोई पूछे कि ये इनफाइनाइट सम है और आप यहाँ पे देखें कि p की पावर आपके पास क्या है 1 है, तो 1 के लिए ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है। हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो होती है हमेशा a होती है, a इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है 1 ओवर 2, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। तो और r क्या होती है रेशो, रेशो आपके पास, रेशो का मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास रेशो निकल आती है। तो आप इसमें डिवाइड करके देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली यू विल ऑब्टेन द 1 ओवर 2, होल स्क्वायर है ना, तो एक इससे कैंसिल 1 ओवर 2, ये रेशो भी आपको पता चल गई। तो फार्मूला क्या होता है सम, इनफाइनाइट सम के लिए फार्मूला आपके पास होता है a ओवर द 1 माइनस r, ये वेरी यूजफुल फार्मूला है। अगर आप इसको अप्लाई करके इसका सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज अ नॉर्म, नॉर्म ये लेंथ ही है, इसका मतलब है a क्या है आपके पास एक्चुअली द 1 ओवर 2 ओवर 1 माइनस द 1 ओवर 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू भी 1 ओवर 2 है, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1 ओवर 2 एंड देन 1 ओवर 2 से 1 ओवर 2 माइनस करें देन इट्स एक्चुअली इक्वल टू द 1। इसका मतलब है द होल इनफाइनाइट सम इज एक्चुअली इक्वल टू द 1, तो आपको 1 आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप नाम इस तरीके से इसका कैलकुलेट करते हैं। इस तरह नेक्स्ट में आपके पास नाम 1 ओवर n है, इट्स नॉट हार्ड टू सी दैट के अगर आपके पास xi x का नाम ले रहे हैं वहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, चूंकि 1 ओवर n की फॉर्म में है, आप देखें तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 ओवर n है, तो फर्स्ट टर्म 1 ओवर n, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह आपके पास 1 ओवर 2 देन इट्स स्क्वायर प्लस इस तरह 1 ओवर 3 देन इट्स स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर n है तब टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास एक इसका नॉर्म आपको मिल जाता है, दैट इज अगेन अ नंबर। आप इसको सम किसी डिफरेंट फार्मूला से आप इसका सम ऑब्टेन भी कर सकते हैं। तो हिंस वी ऑब्टेन द सच काइंड ऑफ थिंग्स के नॉर्म आपके पास किस तरह से कैलकुलेट होता है। फर्दर आपके पास फॉर ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड xij be basis for x show that the inner product is completely determined by the values of आपके पास ना अल्फा जो आपका कैनोनिकल डेल्टा आपके पास क्या होता है आई जे के, वेयर ये आपके पास ई जे और ई के की फॉर्म में है। अब हमें याद है कि आपके पास ई जो है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में ई वन क्या होता है, दैट इज द वन, द ऑल अदर टर्म्स आर 0 0। 2 के लिए आप देखें तो आपके पास क्या आएगी 0 1 0 अप टू सो ऑन। तो इस तरह आप हर, ये आपके पास बेसिस हैं एक्चुअली ना, दीज आर द बेसिस। तो आप अगर यहाँ पर देखें कोई भी आप आई जे का मल्टीप्लाई करें, अगर वो आपस में इनडिफरेंट हैं तो आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप देखें ना यहाँ पे किसी जे के लिए के को इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ई जे का जब आप ई के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इस तरह कि एक आपके पास ऐसी है
मैं मल्टीप्लिकेशन भी लिख लेता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास 0 0 करते हुए ये यहाँ पे कहीं 1 आता है, लेकिन किस पोजीशन पर, jth टर्म पे 1 आता है। बाकी सारी इसके बाद फिर अगेन 0 0 टर्म्स है। फाइनाइट भी है, इस वजह से लास्ट टर्म इसकी 0 होगी अप टू सो ऑन, ये आपके पास है ना। और इसी तरह सेकंड आपके पास kth एलिमेंट है, तो आपके पास क्या होगा, 0 0 अप टू सो ऑन, ये किसी kth पोजीशन पे जाके उसकी वैल्यू 1 होगी एट kth पॉइंट पर, 0 0, और ये आपके पास फिर जाके 0 पे ख़त्म होंगी। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 0 टाइम्स 0 इज 0 0, इस तरह jth एंट्री 1 है लेकिन यहाँ पे jth एंट्री 0 है। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास 0 ही आंसर आएगा, 0 प्लस करते करते सारे के सारे फाइनाइट 0, एंड हिंस द आंसर इज 0। एंड फर्दर इफ आप कोई भी j इक्वल टू j के लिए लेते हैं तो इस केस में आपके पास ej विद ej होगा, तो उसमें क्या होगा, आपके पास बाकी सारी टर्म 0 होंगी, सिर्फ वो जो jth एंट्री है आपके पास ना वो 1 होगी। jth यहाँ पे भी 1 है, और इसी तरह आपके पास सेकंड में भी जो jth एंट्री है वो ही 1 है jth, तो बाकी सारी एंट्री 0 ही होंगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 ही सारी टर्म, और सिर्फ jth एंट्री 1 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 1 आएगी, एंड अगेन द ऑल अदर एंट्रीज आर 0 प्लस 0, तो आपके पास हिंस द आंसर इज 1। तो आपका ये जो इनर प्रोडक्ट है ये इन चीज़ों से बड़े आराम से सेटिस्फाई हो सकता है, एंड वी कैन कंक्लूड द रिजल्ट। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। आज हमने देखी कि किस तरह से इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन को, यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होते हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे। फर्दर हमने जो है इसमें पोलराइजेशंस की इक्वालिटी को, और इनर प्रोडक्ट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है जो जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, उसका यूजेज देखा। तो आज के लेसन में हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यहाँ पे हमने जो है मुख्तलिफ नॉर्म भी कैलकुलेट किए, जिस तरह कि आपके पास ये LP में L2 स्पेस में हमने नॉर्म कैलकुलेट किए। आई होप कि आप इस तरह के मज़ीद रिजल्ट्स को भी अब अटैम्प्ट करने के एबल हो गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।